रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है थॉमस हार्डीज प्लॉट कंस्ट्रक्शन। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को थॉरली पढ़ेंगे और इस टॉपिक के नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की ज़रूरत पे मिल जाएंगे और उस लिंक को क्लिक करने के बाद वो लिंक आपको एक पीडीएफ की तरफ लेके जाएगा जहाँ पे आपको इस टॉपिक के नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट्स ऑफ हार्डीज novels, he is at once a prodigal as well as economist. He is a prodigal for he works out every scene and character in detail. He is an economist for in his writing every word has its place and nothing can be taken out without some injury to the sense or finish of the whole. तो इस तरह से जो आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन का अगर सवाल आता है या प्लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन की अगर बात आ जाए तो थॉमस हार्डी जो है एट वंस प्रोडिगल भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। प्रोडिगल इस तरह से हैं कि वो हर सीन को हर कैरेक्टर को डिटेल में पोर्ट्रे करते हैं और इकोनॉमिस्ट इस तरह से हैं कि उनका जो राइटिंग का जो वर्ड होता है अगर एक वर्ड भी हम उनके जो नॉवेल्स होते हैं या उनकी जो प्लॉट होती है वहाँ से निकालें तो पूरी प्लॉट को जो है वो नुकसान पहुँच सकता है और पूरी प्लॉट जो है वो इधर उधर हो सकती है। हार्डी इज़ अ कॉन्शियस आर्टिस्ट अनलाइक अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट जिनकी प्लॉट्स जो हैं वो लूज हैं और रैम्बलिंग है। हार्डी की जो प्लॉट्स हैं वो इंटीग्रेटेड है और कम्पैक्ट है और होलनेस और परफेक्शन के लिहाज से उनकी प्लॉट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और थॉमस हार्डी की जो अर्ली अप्रेंटिसशिप है आर्किटेक्चर में वो इस तरह से देखी जा सकती है कि एक सिमेट्री उन्होंने क्रिएट की अपनी प्लॉट्स के अंदर। कोई लूज एंड्स नहीं है उनकी प्लॉट के अंदर और जो भी वर्ड है या जो भी सेंटेंस है या कोई भी पैराग्राफ है वो तमाम कैरेक्टर से अबव है और जितने भी चैप्टर्स हैं उनके और कोई भी इवेंट है वर्ड है सेंटेंस है डायलॉग है या पैराग्राफ है वो एक पूरी प्लॉट की इंटीग्रेशन को कंट्रीब्यूट करता है। प्लॉट्स ऑफ हार्डीज नॉवेल्स आर वेल डिजाइन एंड कंप्लीट। हार्डी की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है स्पेशली प्लॉट कंस्ट्रक्शन में वो उनके वर्क्स की सिंप्लिसिटी को कंट्रीब्यूट करती हैं और थॉमस हार्डी के नॉवेल्स के अंदर डायरेक्टनेस ऑफ पर्पस होती है। मीन्स कि जो भी पर्पस होता है कैरेक्टर्स का वो डायरेक्ट किया हुआ होता है, वो क्लियरली डिस्क्राइब हुआ हुआ होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती और कोई भी आइडिया जो है वो मिडल ऑफ द नॉवल या मिडल ऑफ द प्लॉट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता और कोई कम्प्लेक्सिटी भी नहीं होती उनकी प्लॉट्स के अंदर और उनको इजीली एक्सप्लेन भी किया जा सकता है डायग्राम्स की हेल्प से। दी प्लॉट सेंटर्ड अराउंड वन थीम। हार्डी की जो प्लॉट्स होती हैं कन्वेंशनली उनकी एक ही थीम होती है, लव मोटिव। और जैसे कि शेक्सपियर ने लव कॉमेडीज़ के ऊपर लिखा है इसी तरह हार्डी ने भी जो है वो लव और मोटिव के ऊपर अपने नॉवेल्स लिखे हैं और जैसे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इसको भी हम एज एन एग्जांपल दे सकते हैं। लव ट्रेजिडीज़ के ऊपर लिखे हैं, उनके जो नॉवेल्स हैं वो लव के क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेशन जो उसमें होते हैं उसको क्वेश्चन करते हैं, जिसमें एक जो मैन होता है उसको दो वुमेन्स बैक वक्त लव कर रही होती हैं या फिर जो एक वुमेन होती हैं उसको दो मैन जो है वो एडमायर कर रहे होते हैं या फिर दो मैन जो हैं उनको वो बैक वक्त दो वुमेन उनको एडमायर कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो क्रॉस ऑफ पर्पसेस हैं वो हमें इनके नॉवल के अंदर देखने को मिलते हैं और हम उनकी जो ब्रॉड कंस्ट्रक्शन होती है उसको हम ग्रामेटिकली भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे जूड दी ऑब्सक्यूर में जूड जो है अरेबेला को पसंद करती जो है वो फिलोटसन को पसंद कर रही होती है और इस तरह से इन टेस्ट ऑफ डुब्लिनर्स में जो टेस्ट है वो एलेक डुर्बी विल्स को पसंद कर रहा होता है और एंजल क्लेयर जो है वो टेस्ट को पसंद कर रहा होता है। और इन रिटर्न ऑफ द नेटिव में जो क्लेमियो ब्राइट और स्टर्शिया वाई ये आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं और जो जो थोमेसिना होता है वो वाइल्ड लीव को पसंद कर रहा होता है। तो इस तरह से एक जो है वो डायग्रामेटिकली भी हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट आर्ट की हम थॉमस हार्डीज़ के नावल में इजीली नोटिस कर सकते हैं और एक नावल से दूसरे नावल की तरफ हम उनकी डेवलपमेंट ऑफ आर्ट को देख सकते हैं। जो मेयर ऑफ कॉस्टर ब्रिज है उसने भी एक डिफरेंस क्रिएट किया है उनके अर्ली नावल से और उनके जो फर्स्ट थ्री नावल्स थे जिसमें वुडलैंडर्स, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और रिटर्न ऑफ द नेटी हैं वो एक ट्रेजिक टेल्स हैं ग्रुप ऑफ पर्सनस की जो कि एक कंट्री साइड में रह रहे होते हैं और उनके एक स्ट्रॉन्ग पैशन रखते हैं। जबकि उनके जो लेटर नावल्स हैं जो बाद में उन्होंने नावल लिखे वो अदर राइटर्स या जो फ्रेंच राइटर्स थे फ्रेंच नावल थे उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने लिखे हैं। तो इस तरह से एक
एक तरह से एक डिफरेंस आ जाता है इनके नॉवेल्स के अंदर। साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस होती हैं इनके प्लॉट्स के अंदर। एक और डिस्टिंक्टिव फीचर है उनकी प्लॉट का कि वो एसेंशियली साइकोलॉजिकल होते हैं अपने मोटिव और टेक्सचर में। जो प्लॉट्स हैं मेरेडिथ के नॉवल की, वो भी साइकोलॉजिकल हैं और एक मोटिव के अराउंड ही लिखी गई हैं और साइकोलॉजिकल कंसेप्शन होती है उनके नॉवेल्स के अंदर। लेकिन थॉमस हार्डी के नॉवेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। थॉमस हार्डी के लिए जो कंस्ट्रक्शन है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन है, वो भी इतनी ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट है जितना कि साइकोलॉजिकल प्लान होता है नॉवल का। हार्डी जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा जो क्राइसिस होते हैं, जो सर्कमस्टांसिस होते हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ होते हैं कैरेक्टर्स की, उनको पोर्ट्रे करना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। और इस तरह के क्राइसिस जो है वो क्रिएट किए जाते हैं उनके नॉवेल्स के अंदर, जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो साइकोलॉजिकली टेंस हो जाते हैं और इस तरह से उनकी जो वीकनेसेस हैं वो सामने आ जाती हैं। इंटरेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड सिचुएशन नॉवल के अंदर थॉमस हार्डी के हर नॉवल के अंदर एक प्रॉब्लम होती है जो कि जिसका सॉल्यूशन जो है वो ढूँढना पड़ता है और इस तरह से उन कैरेक्टर्स को कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं या सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं उनकी लाइफ में, उन कैरेक्टर्स की लाइफ में नॉवेल्स के अंदर, तो जिसके खिलाफ उनको लड़ना पड़ता है या फिर उन सिचुएशंस को या उन जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनको उन्हें फेस करना पड़ता है। इस तरह से इंटरैक्ट होता है कैरेक्टर्स का सिचुएशंस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है इंसिडेंट्स वेल मैनेज्ड। थॉमस हार्डी के नॉवल के अंदर जो उनके इंसिडेंट्स होते हैं या फिर जो सर्कमस्टेंसेस जो इवेंट्स होते हैं उनको उन्होंने अच्छे से मैनेज किया हुआ होता है। एरिस्टोटेलियन अप्रोच या एरिस्टोटेलियन प्रेफरेंस जो है वो प्रोबेबल इम्पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन जो थॉमस हार्डी हैं उन्होंने इम्प्रॉबेबल पॉसिबिलिटीज़ को प्रेफर किया है। उनके जो हीरो हैं थॉमस हार्डी के, वो एक ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं लाइफ में जो कि उनकी ज़िंदगी को बदल के रख देती है और जो चांस और फेट का जो रोल है वो भी इम्पोर्टेंट होता है उनके नॉवल में। जैसे मेयर ऑफ कैस्टल ब्रिज में जो कोइंसिडेंसेस हैं और जो फेट और चांस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ़ोक सॉन्ग इफ़ेक्ट है, एक और क्वालिटी है थॉमस हार्डी की प्लॉट कंस्ट्रक्शन की, एक इडलिक चार्म है जो कि लॉर्ड डेविड सीसल ने कहा है कि समथिंग ऑफ द फ़ोक सॉन्ग अबाउट हार्डीज़ प्लॉट्स। तो इस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टोरीज़ में वो एक पैशन को चेरिश करते हैं, एन्जॉय करते हैं। वो फॉलन मेडन्स होती हैं और डैशिंग डॉन जुआन्स होते हैं और सार्जेंट ट्रॉय जो है वो एक डैशिंग सोल्जर है जो कि एक बिलव्ड रखता है, यानी कि उसका जो जिस भी टाउन में जाता है उस वहाँ पे वो किसी के साथ जो है वो रिलेशनशिप जो है वो कायम कर लेता है। कंक्लूड कर लेते हैं इस टॉपिक को। मच कैन बी सेड अबाउट हार्डी स्किल इन प्लॉट कंस्ट्रक्शन। देयर इज सिमेट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट इन हिज नॉवल बट द लैक ऑफ इन्वेंटिव पावर वाइल विच कैरेक्टराइजेज राइटर्स सच एज स्टर्न, स्कॉट, डिकिंस एंड थेकरे। जो थॉमस हार्डी की जो स्किल है प्लॉट कंस्ट्रक्शन की, उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, सिमेट्रिकल डेवलपमेंट के बारे में भी, लेकिन उनकी इन्वेंटिव पावर जो है वो इतनी ज़्यादा स्किलफुल नहीं है जो कि स्टर्न, स्कॉट और डिकिंस और थेकरे के जो वर्क्स हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।